तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2026 के लिए अपने Q3 नंबर्स जारी कर दिए हैं। चलिए आज इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इनका असली मतलब क्या है। तो सवाल यह है कि रिलायंस के नतीजों में क्या अच्छा था और कहां पर एक पेच था। आज हम सिर्फ हेडलाइन नंबरों को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं टॉप लाइन नंबर्स पर, जो हमें कंपनी की सेहत की पहली झलक देते हैं। तो देखिए, टोटल इनकम रही 2,74,410 करोड़ रुपए। ये सिर्फ पिछले क्वार्टर से ही नहीं, बल्कि पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले भी एक काफी अच्छी बढ़त दिखाता है। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। ये रहा 29,697 करोड़ रुपए। यहां साल दर साल तो बढ़िया जंप है, लेकिन अगर पिछली तिमाही से तुलना करें तो ग्रोथ लगभग फ्लैट ही रही है। और नेट प्रॉफिट यानी पीएटी, वो भी 22,167 करोड़ रुपए पर आया। यहां भी वही ट्रेंड है, साल दर साल मजबूत उछाल और तिमाही दर तिमाही बस हल्की सी बढ़त। पहली नजर में तो सब कुछ काफी मजबूत लग रहा है ना? तो इस टेबल को देखें तो साफ है, चाहे टोटल इनकम हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, हर आंकड़े में ग्रोथ दिख रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली बात तो इसके अंदर छुपी है। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है? चलिए रिलायंस के इतने बड़े बिजनेस के अलग अलग हिस्सों को जरा तोड़कर देखते हैं। रिलायंस के कारोबार के 3 बड़े पिलर हैं, O2C यानी ऑयल टू केमिकल, रिटेल और जियो डिजिटल सर्विसेज। जैसा कि यहां दिख रहा है, रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी उनके पुराने पारंपरिक O2C बिजनेस से आता है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी का आज का कैश इंजन है, लेकिन भविष्य का ग्रोथ इंजन वो कहीं और है। और भविष्य के ग्रोथ इंजन हैं ये दोनों, रिटेल और जियो। कंपनी की असल रफ्तार इन्हीं नए जमाने के बिजनेस से आ रही है। रिटेल ने लगभग 97,791 करोड़ का रेवेन्यू किया और जियो ने 44,600 करोड़ का। दोनों ने ही तिमाही और सालाना दोनों ही मामलों में जबरदस्त परफॉर्म किया है। तो अब तक तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, ग्रोथ भी है, नए बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल, क्या ये मजबूत आंकड़े बाजार की उम्मीदों पर खरे उतरे? यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है। देखिए, एक होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट और एक होता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर्स। ये वो मुनाफा है जो सीधे सीधे कंपनी के मालिकों यानी शेयर होल्डर्स के हिस्से में आता है। और सच कहूं तो इन्वेस्टर्स की नज़र सबसे ज़्यादा इसी नंबर पर होती है। और यहीं पर सारा खेल हुआ। बाजार को उम्मीद थी कि ये आंकड़ा 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा, लेकिन असल में ये आया 18,645 करोड़ रुपए। अब देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी चूक नहीं है, लेकिन शेयर बाजार के लिए उम्मीदों से जरा सा भी कम होना एक बड़ा सिग्नल माना जाता है। और यही वो पॉइंट है जो रिलायंस को थोड़ा झटका दे सकता है। भले ही ओवरऑल नतीजे ठीक ठाक दिखें, लेकिन इस एक सबसे जरूरी नंबर पर उम्मीद से पीछे रह जाना बाजार के सेंटिमेंट को बदल सकता है। नतीजों से हटकर अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। जियो और रिटेल के आईपीओस का क्या हुआ? तो देखिए, जियो आईपीओ को लेकर कोई बदलाव नहीं है। टाइमलाइन वही है। 2026 की पहली छमाही में आने की पूरी उम्मीद है। और हाँ, रिलायंस रिटेल का आईपीओ वो जियो की लिस्टिंग के बाद ही सोचा जाएगा। मतलब 2027-28 से पहले उसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है। अगर हम इसे समेटें तो कुल रेवेन्यू और प्रॉफिट में साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। नए बिजनेस, खासकर रिटेल और जियो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी प्रॉफिट का नंबर था, यानी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट, वो बाजार की उम्मीद से थोड़ा कम रह गया। और हाँ, जियो आईपीओ के लिए 2026 की टाइमलाइन अभी भी पक्की है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो वो किस चीज पर फोकस करेगा? कंपनी के मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर या फिर उम्मीदों पर खरा न उतरने की इस छोटी सी चूक पर? इसका जवाब तो हमें सोमवार को ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नए अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।